हेलो, कहिए कैसे हैं आप। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई का और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। इसी तरह पढ़ते रहिए, आपको एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आज हम टॉपिक करने वाले हैं भारत और बेरोजगारी। भारत के अंदर जो बेरोजगारी की समस्या है उसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। भारत और बेरोजगारी। बेरोजगारी में इतनी बड़ी हद हो गई, हर युवा बेरोजगार, इतनी बड़ी संख्या हो गई। इन उलझनों में फंसा, मैं भी इन उलझनों में फंसा, नौकरी नहीं सिरदर्द हो गई। कितना पढ़े ये बेरोजगार, कितना पढ़े ये बेरोजगार, नौकरी एक आबादी लाख हो गई। तो देखिए, रोजगार प्राप्त करना आज के समय में एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। आप कहीं पर भी जाते होंगे, कहीं पर भी शादी में या ऐसी जगह जब आप जाते हो तो आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो। यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्याएं भी नहीं करता, वह फरेबी वादे भी नहीं करता, वह देश नहीं चलाता। फिर भी यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि क्या कर रहा है वह आजकल। आइए हम जानते हैं कि भारत और बेरोजगारी। भारत में बेरोजगारी की एक अहम समस्या है। भारत जो है उसके अंदर जो बेरोजगारी है वो बहुत ज़्यादा है। और भारत की ये समस्या कितनी अहम है, ये बेरोजगारी का जो डेटा है उससे आपको पता चल जाएगा। भारत में बेरोजगारी की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, जिसे भारत की अहम समस्या माना जा रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन के दो महत्वपूर्ण संकेत होते हैं, एक तो ग्रोथ रेट और दूसरा प्रोडक्शन। और जो लेबर वर्कफोर्स है उसके अंदर जो संरचनात्मक जो परिवर्तन हुए हैं। देखिए, जो स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं उसके बारे में आप जानिए। स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं जो इकोनॉमी को एक तरीके से शिफ्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो जो स्ट्रक्चरल चेंज हुआ यहाँ पर, जैसे कि जीएसटी आया, तो जीएसटी जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज है। इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी एक तरीके से बदल जाती है। इसका वो करें कि जब जो संरचनात्मक जो परिवर्तन होते हैं, इससे हम एक ग्रोथ रेट के बारे में पता चलता है कि हमारी ग्रोथ रेट कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कितना हुआ है चेंज होने के कारण से। जो वर्कफोर्स है यानी कि जो कार्यबल है उसके अंदर कितना चेंज आया। आइए अब हम जानते हैं कि 1991 में, आप जानते हो सभी कि जो 1991 है वो कितना अहम है हमारे लिए। उस टाइम पर जो क्या हुआ था कि एलपीजी को लाया गया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी को लिबरल कर दिया गया, प्राइवेट की तरफ हम बढ़े और पूरे वर्ल्ड को हम एक गाँव की तरह देखने लगे। यानी कि पूरा जो वर्ल्ड है वो एक तरीके से कन्वर्ट हो गया एक विलेज की तरह। अब आपके पास हर इंफॉर्मेशन रहती है। लेकिन रोजगार के पैटर्न में कोई अच्छा परिवर्तन नहीं हुआ। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए हैं उनके आने से बहुत सारा इकोनॉमी में चेंज आया है। आपकी इकोनॉमी में बाहर के जो देश है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं पहले के कंपेयर में ज़्यादा, और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो पाया। आइए हम पढ़ते हैं कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार वर्कर पॉपुलेशन रेशो इंक्रीज हुआ है। यानी कि जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो वो इंक्रीज हुआ है। जेंडर गैप जो एम्प्लॉयमेंट है वो डिक्रीज हुआ है। यानी कि जेंडर गैप जो एक तरीके से मेल और फीमेल का जो गैप है वो डिक्रीज हुआ है। लेकिन अगर आप देखोगे टोटल जो बेरोजगारी है वो अब भी निराशाजनक है। यानी कि अभी भी जितना लोगों को रोजगार चाहिए उतना रोजगार नहीं दे पा रहे हैं हम। तो ये एक अच्छी बात नहीं है इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो अर्थव्यवस्था की विकास दर, अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी की जो हमारी ग्रोथ रेट है इसको हम दो तरीके से मेजर करते हैं। एक करते हैं हम कांस्टेंट प्राइस पर और एक करते हैं हम करंट प्राइस पर। जो जीवीए है एट ए कांस्टेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस का मतलब होता है कि बेस ईयर,
और जो हम करंट प्राइस की बात करते हैं, यानी कि जो अब प्रेजेंट में जो ईयर चला हुआ है उसके बारे में अगर हम बात करें, जो हमारा बेस ईयर है अभी वो है 2011-12। जो 2011-12 हमारा बेस ईयर है, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं। यदि हम 2022 में देखते हैं कि आज की जो क्वांटिटी है, आज का जो प्रोडक्शन है, ये जो हमारा आउटपुट है, यदि हम उसको 2011-12 के जो प्राइस है उनसे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारी जीडीपी निकल कर आती है, इसको हम कहते हैं कि कांस्टेंट प्राइस पर जो हमारी जीडीपी निकली है, यानी कि कौन सा प्राइस है 2011-12 का। उसके बाद आप देखोगे कि यदि हम बात करें दूसरी तरफ से, कि यदि हम यहाँ पर देखें कि अगर हम बात करते 2022 में और 2022 की ही प्राइस लें और 2022 की ही क्वांटिटी लें, तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी निकली है हमारी करंट प्राइस पर। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या रहता कि यदि हम करंट प्राइस पर निकालते तो हमेशा जो जीडीपी हमारी ज़्यादा आएगी, यदि हम उसको बेस प्राइस पर निकालते हैं तो जीडीपी हमारी क्या आएगी, कम आएगी उसके कंपेयर में। इसको जानने के लिए आप मेरी वीडियो देखिए कि जो नेशनल इनकम है वो क्या होती है, आपको समझ में आ जाएंगे सारे के सारे कंसेप्ट। तो जीवीए एट ए कांस्टेंट प्राइस, तो जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन। जीवीए जो होता है ना, आप देखोगे जीवीए ग्रोस वैल्यू एडिशन। ग्रोस वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने एक पेड़ लिया, आपने एक पेड़ कहीं से मतलब खरीद लिया, आपने एक पेड़ लिया, जो आपने ये पेड़ परचेज किया, अब आपने किसी को जो भी फर्नीचर बनाता है उसको आपने दे दिया, आपने ये 1000 रुपये में एक पेड़ परचेज किया, जो भी फर्नीचर जो बनाता है आपने उसको सेल कर दिया। अब ये 1000 रुपये से मान लिया जाए कि इसने बेड बनाई या फिर चेयर बनाई, उनकी कीमत इसकी मान लिया जाए कि वो हो गई 2000 रुपये, या फिर हम लिख सकते हैं कि मान लिया जाए कि 2500 रुपये, 2500 रुपये हो जाती है। तो अगर हम वैल्यू एडिशन का मतलब है, यदि हम 2500 में से 1000 माइनस करें तो वैल्यू एड कितनी हुई है, 1500 रुपये। तो इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडिशन। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। आइए हम जानते हैं जीवीए एट ए कांस्टेंट प्राइस। जो हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए उनके कारण से 20 वर्षों में, यानी कि होने से पहले, जब हमारे 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे उनसे पहले जो हमारी ग्रोथ रेट थी, एवरेज जो ग्रोथ रेट थी वो 4.27% थी। उसके बाद के अगर 20 वर्षों में आप देखोगे 1991 के, जो हमारी ग्रोथ रेट बढ़कर हो गई 6.34%। 2010 से 11 से 2010-11 से 2019-20 के बीच 2011-12 की प्राइस के ऊपर हम देख रहे हैं, यानी कि बेस प्राइस पर हमने क्या पढ़ा कि कांस्टेंट प्राइस पर में बढ़कर 6.58% हो गई। विकास के साथ साथ कृषि का हिस्सा घटता गया। अब देखिए जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर के बाद आता है हमारा सबसे ज़्यादा जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी कि फर्स्ट क्या होगा कि फर्स्ट हुआ हमारा ट्रेजरी सेक्टर, सेकंड हुआ हमारा एक तरीके से जो हमारा फर्स्ट हुआ हमारा ट्रेजरी यानी कि जो सर्विस सेक्टर है, सेकंड हुआ हमारा सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि सेकंड नंबर पर जो हमारी इंडस्ट्रियल है वो सेकंड हुआ जो मैन्युफैक्चर करते हैं। थर्ड नंबर पर हुआ हमारा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करते हैं। ये तीसरे नंबर पर आता है जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन जो ये देता है। एम्प्लॉयमेंट में सबसे नंबर 1 एग्रीकल्चर है, सबसे नंबर 1 जो है एग्रीकल्चर के अंदर रोजगार मिलता है। फिर हमें एक तरीके से इसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर मिलता है जो सेकेंडरी सेक्टर होता है। फिर हमें सर्विस सेक्टर के अंदर रोजगार मिलता। आप जानते हो कि जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो सर्विस सेक्टर है, आप देख रहे हो कि एक टीचर जो है वो लाखों बच्चों को पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर इस बात को समझिए, विकास के साथ साथ कृषि का हिस्सा घटता गया। ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन नहीं हुआ, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। आपको 1966 की जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो तो याद होगा। आप देखिए हमारा जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, फिर भी इसका हिस्सा घटता जा रहा है। इसका कारण ये है कि दूसरे सेक्टर यहाँ से ज़्यादा इम्प्रूव
कर गई। 1990-91 में 30% से घटकर जीडीपी में जो इसका कंट्रीब्यूशन है वो 18% हो गया। यानी कि अगर 100 रुपये इकोनॉमी में आते हैं तो उसमें से सिर्फ जो एक तरीके से जो 18 रुपये है वो एग्रीकल्चर से आते हैं। जबकि रोजगार आप देखोगे लगभग आपका 50 के राउंड है, यानी कि 48 से ज़्यादा ही है। लगभग अराउंड फिगर में अगर आप देखोगे तो 50% के राउंड ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमें रोजगार देता है। तो देखिए कितनी बुरी बात है कि रोजगार इतना है, यानी कि लोग इतने यहाँ पर डिपेंड हैं, लेकिन वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम देते हैं। अब हम देखते हैं कि इनके जो आंकड़े हैं बेरोजगारी से संबंधित या जो कार्यबल है, वर्क फोर्स है, ये कहाँ से लिए जाते हैं। एक तो जो हमारी 10 साल के बाद जो जनगणना होती है, जैसे कि 2011 में हुई, अब 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। फिर दूसरा है कि NSSO, जो NSSO है वो क्या है कि नेशनल सर्वे, एक तरीके से नेशनल सर्वे स्टैटिक ऑफिस, यानी कि ये जो NSSO है कि पंचवर्षीय सर्वेक्षण वर्ष 2011-12 तक के ही आंकड़े हमें उपलब्ध हैं। उसके बाद आप देखोगे वर्ष 2017-18 में लाए गए PLFS पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS से जो वार्षिक आंकड़े उपलब्ध कराता है 2017-18 से। आइए अब हम आगे देखते हैं कि जो PLFS है, जो PLFS है भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वेक्षण है जो NSO द्वारा नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है। ये जो नेशनल स्टैटिकल ऑफिस है इसको बनाया गया था NSSO को और CSO, यानी कि जो हमारा एक तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो NSO बना है, ये NSO जो बना है वो हमारा बना है NSSO से, और प्लस में जो हमारा एक तरीके से CSO था, यानी कि जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस है, और नेशनल सर्वे एक तरीके से नेशनल सर्वे स्टैटिकल ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस को मर्ज करके हमने NSO को बना दिया। अब आगे हम बात करते हैं कि जो ये है जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है वो क्या कहता है। ये कहता है कि PLFS भारत का पहला कंप्यूटर आधारित सर्वे था जो NSO द्वारा वर्ष 2017 में शुरू किया गया। अमिताभ कुंडू उस टाइम पे इसके अध्यक्ष रहे। जो PLFS है, इनकी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, यह बेरोजगारी का स्तर देखता है कि कितना है, रोजगार प्रकार यानी कि कितने तरीके का रोजगार है, रोजगार फॉर्मल सेक्टर में कर रहे हो या इनफॉर्मल सेक्टर में कर रहे हो, उनकी से संबंधित हिस्सेदारी कितना कंट्रीब्यूशन है, और जो नौकरियां हैं विभिन्न प्रकार की नौकरियों से अर्जित मजदूरी, अलग अलग तरीके से जब आप काम करते हैं तो जो आपको मजदूरी मिलती है, कार्य किए गए घंटों की संख्या कितनी है, जैसे अलग अलग वेरिएबल के जो डेटा है वो आपको प्रोवाइड करता है। जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है कि रोजगार संबंधी रुझान, कि रोजगार संबंधी इसके क्या रुझान है कि PLFS आंकड़े कामगार जनसंख्या अनुपात जो WPR में वृद्धि को दर्शाता है, जो 2017-18 में 34.7% से बढ़कर 2019 में 38.2% हो गई। आइए अब आगे हम इसको देखते हैं। यह पूर्व की स्थिति से, यानी कि जो पहले वाली जो स्थिति थी उससे बिल्कुल अलग है, जहाँ वर्ष 2004-05 के बाद से WPR में गिरावट देखी जा रही है। इसका मतलब है कि रोजगार में वृद्धि जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि रोजगार में जो वृद्धि है वो जनसंख्या वृद्धि से इसका उल्टा है। यहाँ पर यह कि पॉपुलेशन जो है, इसको थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा से इंक्रीज कर गई है एम्प्लॉयमेंट की बजाय, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। WPR अब क्या है कि कामगार जनसंख्या अनुपात, WPR को कुल आबादी में रोजगार प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। जो महिलाएं हैं WPR, इनकी वर्क पार्टिसिपेशन जो रेट है महिलाओं का अनुपात वर्ष 2017-18 से 2019-20 के बीच में 17.5 से बढ़कर 24% हो गया है, यानी कि 17% इंक्रीज हुआ है। 2017-18 में जो हमारी वर्कफोर्स में 100 पुरुष कामगारों के मुकाबले 32 महिलाएं काम करती थी, वहीं 2019-20 में
40 हो गई है। यानी कि पहले 24% महिलाओं का जो काम है महिलाएं करती थी, अब 28.8% हो गए। लगभग 29% के अराउंड जो है महिलाएं आदमियों के साथ काम कर रही हैं। वास्तविक बेरोजगारी, अब देखिए जो सच है वो ये है कि नौकरी चाहने वाले बहुत हैं और नौकरियां क्या हैं, बहुत कम हैं। आपको पता होगा कि केन्ज और क्लासिकल जो हैं उन्होंने एक मॉडल दिया था कि क्लासिकल ये कहते थे कि जो लोग एक तरीके से काम करने के इच्छुक होंगे उन सबको काम मिल जाएगा। बट जो केन्स है उसने कहा कि नहीं, फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। इनकी जितने लोग काम करना चाहते हैं उससे कम लोगों को काम मिल पाता, यही सच्चाई है। अब इसके बाद आप देखोगे कि वेतनभोगी कामगारों की संख्या में गिरावट, यानी कि जो सैलरी बेस्ड लोग थे उनका जो एक तरीके से रेशो है वो गिर गया है। 2019-20 में 21.2% था और 2021 में ये 19% हो गया है। कुछ तो कोरोना के कारण से भी हुआ है, कुछ रोजगार नहीं रहे हैं और लोग खेतों में ज़्यादा एंगेज्ड हैं। 9.5 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए हैं और जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें कोई चेंज नहीं आया है। पहले भी इसके ऊपर इतना ही बर्डन था और आज भी इसके ऊपर इतना ही बर्डन है। 45.6% एग्रीकल्चर में, 3.8% सर्विस सेक्टर में, 23.7% उद्योग में संलग्न है। कृषि संबंधी रोजगार के प्रसार के कारण तेजी से शिक्षित हो रहा युवा श्रम बल कृषि क्षेत्र से बाहर अधिक लाभकारी कार्य की तलाश तो कर रहा है, लेकिन अधिक सफल नहीं हो पा रहा। देखिए आप ये कह रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको छोड़कर लोग क्या पढ़े लिखे तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जब वो काम करना चाहते हैं तो उनको काम ही नहीं मिलता। इसके कारण क्या है? इसके कारण ये हो सकते हैं, एक तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी जो होती है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसके अंदर मशीनों का ज़्यादा यूज किया जाएगा और आदमियों का कम यूज होगा। अब आप देखिए कोई भी जब आप काम करते थे पहले, मान लिया जाए कि कोई भी आपने काम स्टार्ट किया, आप एक काम कर रहे हो, मान लिया जाए कि आप खेत में गए, खेत में पहले हल से जो खेती होती थी उसमें मतलब सारे घर वाले इन्वॉल्व होते थे, कोई उनके लिए रोटी लेकर जाता था या कोई इस तरीके के काम, यानी कि पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती थी। अब क्या है, अब आप देखिए मशीनीकरण हो चुका है। अब जैसे कि गेहूं की कटाई होगी या कोई भी फसल की जब कटाई होती है तो एकदम से जो मशीन होती है क्या करती है, वो इतना जल्दी फटाक से ही काम कर देती है, तो जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, बेरोजगार। उसी प्रकार से जे पहले जो काम किए जाते थे ऐसे ही इंडस्ट्री में है, जब वो ज़्यादा लेबर का यूज होता था उसकी जगह मशीनों का यूज होने के कारण से लेबर का यूज कम होना स्टार्ट हो गया। एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आई हुई है। फिर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो जब आदमियों को मशीनों से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो ये प्रॉब्लम और भी बढ़ जाएगी। अब वो करें कि इस प्रॉब्लम का कैसे समाधान किया जा सकता है। पहली बात है कि आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, यानी कि जितना ज़्यादा, देखो इन्वेस्टमेंट जब इंक्रीज करता है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करता है तो इसका मतलब होता है कि आउटपुट इंक्रीज करेगा। जब आउटपुट इंक्रीज करेगा तो आप लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। जब रोजगार आपको ज़्यादा मिलेगा, जब रोजगार आपको ज़्यादा मिलेगा तो आप डिमांड भी ज़्यादा करोगे। जब डिमांड ज़्यादा करोगे तो प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा लोगों को काम दिया जाएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।